नमस्कार। एनसीडीएक्स एकेडमी के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भुवन भास्कर। एनसीडीएक्स की एकेडमी में पहले दो अध्यायों में हमने ये जाना समझा कि कमोडिटी बाजार के बेसिक्स क्या हैं, कमोडिटीज होती क्या हैं, एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज क्या हैं, उन दोनों में कौन कौन से ऐसे कारक हैं, मानक हैं जिनका कि उनकी कीमतों पर असर पड़ता है और जिन पर ध्यान रखकर हम इस बाजार के जो उतार चढ़ाव है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी बातें हमने समझी। आज जैसा कि मैंने पिछले पिछले अध्याय में आपसे वादा किया था कि इस अध्याय यानी तीसरे अध्याय में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और कमोडिटी बाजार में टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेकर हम आपके लिए आज आए हैं। हमारे साथ एक बार फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के, अजय केडिया, वो मौजूद है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय केडिया स्टॉक्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय केडिया, जो कि कमोडिटी बाजार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको सब कोई जानता है कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटजीज के जरिए वो एक एक मार्गदर्शन यहाँ पे कमोडिटी बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए देते रहे हैं और दे रहे हैं। अजय जी, शुरुआत करते हैं। जो हमने बात की थी पिछले अध्याय में फंडामेंटल्स की, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। एक तो थोड़ा संक्षेप में बताइएगा कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और इसका महत्व तो क्या है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस से काम चल जाए तो टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्या है? नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मार्केट को जज करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें कि हम ज्यादा करके जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो सुनते भी हैं कि फंडामेंटल है एनालिसिस होता है और टेक्निकल एनालिसिस होता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें एक चीज बता देता है कि हाँ, सभी कमोडिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्टेजेस है जिसकी वजह से भाव में तेजी आएगी। लेकिन टेक्निकल हमें मदद करता है कि ये तेजी कितनी आएगी और कहाँ तक आएगी। तो काफी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पाइवेट लेवल्स की बात है, रिट्रेसमेंट्स है, ट्रेंड लाइन है। तो काफी इंडिकेटर्स है जो हमें इस एनालिसिस पे पहुंचाता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सही, बट कितने लेवल तक जा सकती है। और बहुत बार होता है कि हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी तेजी से चला रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता चलता है क्या लेवल के बाद हमें गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। तो सिमिलरली हम जब स्पीडोमीटर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, अब हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। तो सिमिलरली जब भाव में तेजी आना चालू होती है, चाहे सोना हो चाहे एग्री कमोडिटी कोई भी हो, इस चीज को हम टेक्निकल के जरिए से देख सकते हैं कि भाव में जब एकाएक काफी बड़ी लंबी तेजी आ जाती है। तो जैसे एक उदाहरण है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये हमें बता देता है कि मार्केट में जो अभी ये स्ट्रेंथ है ये बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट में आ चुका है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिमिलरली जैसे हम बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हम काफी कमोडिटीज देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है और उस लेवल से वापस मार्केट डाउनफॉल आना चालू हो जाता है या प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सब तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो ये तेजी है कहाँ पे जाके रुक सकती है, जहां पे मैं अच्छा प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट लेकर निकल सकता हूं। या कभी बहुत बार होता है कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो एक लेवल होना चाहिए कि जहां से मैं अपना लॉस बुक करके मैं निकल पाऊं। तो टेक्निकल आपको उस चीज में मदद करती है कि क्या लेवल पे आपको एग्जिट करना है और क्या लेवल पे आपको एंट्री करना है। तो फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी होना बहुत जरूरी है, जो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा इंप्रूव अच्छा कर सकती है। कमोडिटी बाजार में एक शब्द अजय जी हमेशा सुनने में आता है, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का, प्राइस रिस्क हेजिंग का। और जो खास तौर से जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो पूरा खेतों से उपज के निकलने तक और आपकी थाली तक पहुंचाने में जो भी ऐसे कारोबारी समुदाय हैं जिनमें किसान भी शामिल हैं, प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो प्राइस रिस्क एक बहुत बड़ा मसला होता है कृषि कमोडिटी में खास तौर से, उनकी हेजिंग के लिए कहा जाता है कि कमोडिटी वायदा बाजार है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस किसी तरह से उपयोगी हो सकते हैं प्राइस रिस्क हेजिंग के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं या तो उसको कोई ना कोई एक बेस के ऊपर लिया जाता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल आपको ये मदद कर सकता है, जैसे कि हमने
पहले वाले एपिसोड में देखा था बैलेंस शीट। अगर हमें पता है कि कोई भी कमोडिटी की बैलेंस शीट टाइट है, इसका मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो हमें ये पता चल सकता है कि भाव में तेजी बन सकती है आगे। तो फंडामेंटल से हमें ये पता चल गया कि बैलेंस शीट टाइट है, भाव में तेजी आएगी। तो अकॉर्डिंगली फार्मर्स है या स्टॉकिस्ट है या इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी पोजीशनिंग बना के चल सकता है। फॉर उदाहरण के तौर पे अगर एक्सपोर्टर है, उन्हें ये पहले से अगर बैलेंस शीट का ज्ञान है कि देखिए बैलेंस शीट में टाइटनेस है, इसका मतलब भाव में तेजी आने वाली है, तो जो भी इनको एक्सपोर्ट के लिए माल चाहिए ये पहले से ही ले सकते हैं। या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उदाहरण लेते हैं, तो जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है वो पहले से ही लेके चल सकते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट टाइट है। वहीं आपको टेक्निकल मदद ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर जो बैलेंस शीट टाइट है, इसकी वजह से भाव में जो उछाल आएगा, वो भाव में उछाल कितना आ सकता है, किस लेवल तक आ सकता है, क्या आपके प्रोडक्शन को या आपके प्रॉफिट को पींच कर सकता है या थोड़ा सा ही तेजी आएगी। तो ये हम टेक्निकल और फंडामेंटल के दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि तेजी आएगी जरूर, लेकिन कितनी तेजी आएगी और वो आपको कितना इंपैक्ट कर सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं फार्मर के बात पे, क्योंकि फार्मर आज हमारे अन्नदाता है और बहुत बार होता है कि फार्मर ऊंचे भाव को देकर स्विंग कर देते हैं, लेकिन जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो भाव में काफी बड़ी गिरावट आती है। तो यहाँ पे टेक्निकल, फंडामेंटल और एक्सचेंज तीनों फार्मर को अच्छे से मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भाव में तेजी आई, हमने देखा कि शॉर्टेज था जिसकी वजह से तेजी आई है, लेकिन अब बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है कि स्टॉक काफी अच्छा है, जिसकी वजह से अब हायर साइड के भाव टिक नहीं सकते। तो फार्मर अगर ये चीज का नॉलेज रखते हैं तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं। एक साथ सभी फार्मर एक ही क्रॉप के ऊपर सोइंग में नहीं लगेंगे, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और टेक्निकल से पता चल सकता है कि प्राइजेस कहाँ पे जाकर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ गई। एंड एक्सचेंज के माध्यम से फार्मर अपने आप को हेज कर सकता है, चाहे फ्यूचर के माध्यम से या ऑप्शन के माध्यम से जो एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो एफपीओ अपनी जो स्विंग कर रही है, वही समय पे जो भाव चल रहा है, फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर अपनी पोजीशन को बेच सकते हैं, ताकि अगर भाव में गिरावट आती है तो जो फिजिकल मार्केट में हाजिर भाव में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो फ्यूचर से आपको प्रॉफिट के रूप में या भरपाई के रूप में मिल सकता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल, टेक्निकल और एक्सचेंज फार्मर और अदर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को मदद कर सकती है। जी, जैसे किसानों के लिए प्राइस रिस्क भाव का गिरना है, वैसे ही जो प्रोसेसर्स हैं उनके लिए भाव का बढ़ना उनका प्राइस रिस्क है। और दोनों ही तरफ से जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स हैं उनका इस्तेमाल कर जो वीसीपीज हैं वो अपने जोखिम को उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अजय जी, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या चाहे वो हेजिंग के लिए करें या वो वैसे ट्रेडिंग कर रहे हों, उनके लिए अक्सर उनको ये कहते सुना जाता है, स्ट्रेटजीज में बड़ी उनकी रुचि होती है। उनको लगता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे कि पता हो कि हाँ कहाँ जाना है, मार्केट में कहाँ निकलना है, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनके लिए आसान हो जाए। तो कौन कौन से लोकप्रिय स्ट्रेटजीज हैं, और हमारे दर्शकों को आप यहाँ क्या क्या स्ट्रेटजीज अभी बताना चाहेंगे? देखिए, हम स्ट्रेटेजी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेक्निकल के बेसिस पे स्ट्रेटेजी और एक है फंडामेंटल के बेस पे। तो सबसे पहले अगर टेक्निकल की अगर हम बात करें, तो टेक्निकल आपको जो ट्रेड करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जैसे हम इक्विटी में हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सिमिलरली हम कमोडिटी में भी हम अपॉर्चुनिटी देख के चल सकते हैं, जिसमें टेक्निकल काफी मदद कर सकता है। जैसे हम आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट का जो करंट प्राइस है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में। जब भी मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आती है तो आरएसआई आपको हेल्प कर सकती है कि वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली अदर इंडिकेटर्स के अंदर, जैसे कमोडिटी चैनल इंडेक्स, सीसीआई जिसे कहा जाता है, ये भी एक तरह से आपको एक डायरेक्शन की मदद कर सकती है। वहीं एक मोमेंटम इंडिकेटर जो हमें बता सकता है कि मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं चॉपीनेस इंडेक्स। तो ये तीन चार तरीके से हम लोग टेक्निकली हम हमारे ट्रेड ले सकते हैं, बट छोटे अवधि के लिए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वहीं अगर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं कैश एंड कैरी। क्योंकि बहुत बार होते हैं हमारे जो फिजिकल वीसीपीज है, जो फिजिकल मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पे फ्यूचर मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। बहुत बार होता है कि हाजिर मार्केट में भाव कम रहते हैं, जबकि फ्यूचर पे जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर हर चीज की अनसर्टेनिटी को अपने अंदर लेकर चलता है, डिस्काउंट करके चलता है। तो अगर हम देखते हैं कि हाजिर मार्केट के मुकाबले फ्यूचर अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे व्यापारी भाई हमारे फिजिकल मार्केट में माल लेकर फ्यूचर में माल बेच सकते हैं। एक तरह का हम कैश एंड कैरी
कैरी अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, ये काम कर सकते हैं। या बहुत बार होता है कि फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, हाजिर मार्केट में जिस ढंग से डिमांड बढ़ी हुई है, ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर से माल लेकर हम हाजिर में भी माल दे सकते हैं। सेकेंडली होता है कैलेंडर स्प्रेड, जो हम देखते हैं कि 2 मंथ के बीच में ट्रेड किया जाता है। तो बहुत बार होता है कि मार्केट में अगर कोई तेजी का रुख बना हुआ है या आगे जाके डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम ज्यादा करके टर्म सुनते हैं सीधा वायदा या उंधा वायदा, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्टेंगो या बैकवर्डनेस। तो कॉन्टेंगो में या सीधे वायदे में हम देखते हैं, सीधे बदले में हम देखते हैं कि जैसे अप्रैल और मई का 2 वायदा चल रहा है, तो अप्रैल और मई के बीच में एक प्रीमियम कंटिन्यू फ्लो करता है। बट बहुत बार हम देखते हैं कि आगे जाके दिवाली, दशहरा या ऐसे फेस्टिव सीजन है जहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है, सप्लाई नहीं है या सप्लाई लिमिटेड है, तो ऐसे टाइम पे ये स्प्रेड में एक जंप आता है या कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ऐसे में भी आप, ये रिस्क फ्री ट्रेड होते हैं जहाँ पे आपको एक वायदा बेचकर दूसरा वायदा लेना है, और जो डिफरेंस है इसी में आपका प्ले होता है। इसकी वजह से आपको कोई नेकेट रिस्क नहीं रहता है। तो एक कैश एंड कैरी हम करके चल सकते हैं, दूसरा हम स्प्रेड के थ्रू भी ट्रेड करके चल सकते हैं। एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है अजय जी, वो भी थोड़ा सा उस पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। काफी लोकप्रिय है, बेसिस ट्रेडिंग क्या है और उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके अगल बगल कहीं एक्सचेंज का सेंटर हो या आप उस एरिया में भी पड़ते हो जहाँ की एक्सचेंज की वर्किंग है। तो इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कैश एंड कैरी बताई या बेसिक एनालिसिस, तो यहाँ पे हम ज्यादा करके देखते हैं कि फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में एक तरह का हम बोल सकते हैं कि टाइम और डिवॉल्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत बार होता है कि हम स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। तो जनरली फेयर प्राइस वैल्यू कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर, बेसिस के अंदर। जब भी हम देखते हैं कि स्पॉट प्राइजेस नीचे चलता है, तो हम फिजिकल में माल लेकर एक्सचेंज पे डिलीवरी दे सकते हैं, या वाइस वर्सा। तो कैश एंड कैरी या बेसिस ट्रेडिंग जो है, ये काफी फ्रूटफुल है, और काफी फिजिकल वीसीपीज आज के डेट में भी काफी कमोडिटीज में ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा करके हम 3 कंडीशन बनती है, या तो हाजिर फ्यूचर के नीचे चल रहा है, या हाजिर मार्केट फ्यूचर से ऊपर चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजिशनिंग बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। जी। वायदा के अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे अजय क्या आपको दिखता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे कोई पार्टिसिपेंट अगर जाना चाहता है तो कौन कौन सी मोटी बातें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में अगर हम देखा जाए तो आज विश्व में वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इंडिया का ऑप्शन में वॉल्यूम काफी अच्छा मार्केट शेयर है। हम जानते हैं जैसे कि इक्विटी के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ऑप्शंस अवेलेबल, वैसे ही कमोडिटी के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें 2-3 तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इन्वेस्टर्स जो ट्रेड करते हैं इसके अंदर, ऑप्शन के थ्रू भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हम इक्विटी के अंदर कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, सिमिलरली आप ट्रेड कर सकते हैं। या बहुत बार होता है मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे लॉन्ग स्ट्रेडल हम करके चल सकते हैं। बहुत बार होता है कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में निकलती रहती है। लेकिन अगर आप फिजिकल कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं या आपकी कोई अंडरलाइन फिजिकल मार्केट में है, तब आपके लिए ऑप्शन काफी बेहतरीन विकल्प बन जाता है। सबसे पहला आता है कमोडिटी में हेजिंग विद ऑप्शंस, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे पास माल पड़ा हुआ है हमारे, जैसे फार्मर्स का मैंने उदाहरण दिया था कि हमने अभी सोइंग की है, तो ऐसे टाइम पे आप सिंपल एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं कि अगर भाव में गिरावट आ जाती है, तो आपकी रिस्क जो गिरते भाव में, अगर गिरते हैं भाव, तो आपको जो पैसा है वो कम मिल रहा है, वो ऑप्शन के जरिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मर्स है, अगर फार्मर है तो आप ऑप्शन के जरिए हेज करके चल सकते हैं अपनी प्राइस। स्टॉकिस्ट है तब भी आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज मुझे जो लगती है कि अगर आपको कोई चीज परचेज करना है, आपका अगर प्रोसेसर हो आप या एक्सपोर्ट हो, अगर आपको कोई कमोडिटी परचेज करनी है, उदाहरण के तौर पे मैं लेना चाहूंगा जीरा। जीरे का भाव इस वक्त समझो 360 या 36 हजार का भाव चल रहा है, और अगर आपको प्लान करना है कि मुझे
30,000 के भाव पे जीरा लेना है, तो ऑप्शन के जरिए आप स्ट्रेटेजी बनाकर भी जीरे में बाइंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 30,000 का आप पुट राइट कर दीजिए। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि 30,000 का भाव आएगा तो ही मैं जीरे में बाइंग करूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन जो है ये डिलीवरेबल ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आप फिजिकल डिलीवरी भी इससे ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी पोजीशन है उसको हेज कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर आपको बाइंग स्ट्रेटजीज बनानी है तो ऑप्शन के जरिए भी आप बाइंग की एक रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। जी अजय, तो आपने आज जो इस तीसरे अध्याय एनसीडीएक्स एकेडमी के तीसरे अध्याय में जो सारी जानकारियां दी हैं, उसको हमारे दर्शकों के लिए अगर एक एक सारांश में मैं बताना चाहूँ, तो आज अजय ने हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिनका उपयोग करके आप पहले ही बाजार की दिशा दशा के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं, ये उन्होंने बताया। उसके साथ ही जो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, चाहे कैश एंड कैरी हो, बेसिस ट्रेडिंग हो, स्प्रेड ट्रेडिंग हो, इसके बारे में भी अजय ने काफी सारी जानकारियां दी। और ऑप्शंस के बारे में बहुत ही मजेदार जानकारी, रोचक जानकारी दी उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ऑप्शंस एक ऐसे टूल हैं जिसका कि इस्तेमाल कर चाहे किसान हो चाहे दूसरे वीसीपीज हो, बहुत आसानी से अपने एक तरह से कहा जाए तो दोनों ही तरफ का जोखिम वो लॉक कर सकते हैं। यानी भाव अगर आपके सोचे हुए से उल्टा गया तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर भाव उसी दिशा में गया जहां आप सोच रहे थे, तो आप चाहें तो अपना ऑप्शन छोड़ के बाहर भी उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एनसीडीएक्स एकेडमी में आज शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एनसीडीएक्स एकेडमी की तीसरे अध्याय से अब मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे चौथा अध्याय, जिसमें बाजार के एक और दिग्गज से हम आपको मिलवाएंगे और उनसे बाजार के बारे में और बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और जानकारी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे हम हासिल करेंगे आपके लिए। तो देखते रहिए एनसीडीएक्स एकेडमी, चौथे अध्याय का इंतजार कीजिए।